हेलो बच्चे, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Good morning, sir. Yes, sir. मॉर्निंग। अच्छा, तो लास्ट लेक्चर पे क्या पढ़ रहे थे हम? हमको डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ना है, ठीक है। बेसिकली हम डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। डीएनए ब्लैक इंक है। आई थिंक यहाँ पे ब्लैक इंक नहीं है, मार्कर उतना एफिशिएंटली चल नहीं रहा है इस टाइम। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जो है एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक मिस्चर। फ्रेडरिक मिस्चर, इन्होंने 1869 में सबसे पहले क्या डिस्कवर किया? न्यूक्लियन के बारे में डिस्कवर किया। एक्चुअली क्या थी, पस सेल पे काम कर रहे थे लोग, ठीक है। तो पस सेल पे इन्होंने कुछ कुछ आइसोलेट करके देखा, और जो चीज आइसोलेट हुई उसको क्या किया? न्यूक्लियन नाम दे दिया, ठीक है। आइसोलेटेड न्यूक्लियन। अब ये न्यूक्लियन एक्चुअली क्या था? इसमें दो चीजें थी। एक तो डीएनए था, न्यूक्लिक एसिड था बेसिकली। दूसरा इसमें प्रोटीन था, ठीक है। तो सबसे पहले जो डीएनए का जो डिस्कवरी का क्रेडिट है बेसिकली देखा जाए तो वो फ्रेडरिक मिस्चर को जाता है, इस ईयर में 1869। आप थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो जो मेंडल थे उन्होंने अपने रिसर्च कब स्टार्ट की थी? मेंडल ने अपनी रिसर्च कब स्टार्ट की थी? 1800। उनका जो रिसर्च पब्लिश हुआ था वो इस ईयर में हुआ था, 1863। उनका जो ड्यूरेशन था रिसर्च का 1856 से स्टार्ट किया था, और 63 में इन्होंने पब्लिश किया था। 7 इयर्स इनका रिसर्च चला था, ठीक है। तो इसी के आसपास ही जो है ये फ्रेडरिक मिस्चर ने न्यूक्लियन डिस्कवर किया, आइसोलेट किया न्यूक्लियन, जिसमें मेजर पार्ट बेसिकली डीएनए का था, ठीक है। तो अगर आपसे न्यूक्लिक एसिड या डीएनए की डिस्कवरी से रिलेटेड कोई चीज आती है, दैट इज ये फ्रेडरिक मिस्चर थे जिन्होंने डिस्कवर किया हो, ठीक है। ये दोनों चीजें पैरेलल चल रही थी, मैं बोल सकते हो आप कि इधर फ्रेडरिक मिस्चर बेसिकली न्यूक्लियन डिस्कवर कर रहे थे, डीएनए, और उधर से मेंडल्स कुछ फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे। मेंडल को नहीं पता था कि वो जिस फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं वो एक्चुअली क्या है, वो एक्चुअली डीएनए। मेंडल नहीं जानते, और मेंडल क्या, इनसे इनकी रिसर्च से करीब करीब 1926, कितने साल हो गए अप्रोक्सीमेटली, अगर इसको भी कंसीडर करोगे तो करीब करीब 57 इयर्स के आसपास, ठीक है। 57 इयर्स के आसपास जो है 1926 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ आए। फिर उन्होंने जो है क्या कहते हैं बोला कि कोई ट्रांसफॉर्मिंग है कोई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो बेसिकली बैक्टीरिया को एक स्ट्रेन से दूसरे स्ट्रेन पे चेंज कर देता है, ठीक है। और फिर बाद में 1944 में एवरी मैक्लियोड एंड मैकॉर्टी आए। उन्होंने बोला कि 1944 में कि वो जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो और कोई नहीं है, वो क्या है? डीएनए, ठीक है। वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डीएनए है। तो वो तो बाकी की सारी चीजें हम जाके जेनेटिक्स में पढ़ेंगे सारी चीजें, बट मैंने आपको जस्ट रिलेट करवाया है कि जो फ्रेडरिक मिस्चर है उन्होंने 1869 में फर्स्ट सेल से, ठीक है, यहां पे लिख दो फ्रॉम फर्स्ट सेल, और फर्स्ट सेल से उन्होंने न्यूक्लियन डिस्कवर किया जिसके अंदर डीएनए प्लस प्रोटीन प्रेजेंट। फिर इसके बाद जो है इसका जब डीएनए ये सब कुछ आ गया तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन हुआ, इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो फ्रैंकलिन एंड विल्किंस दो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफर थे। एक्सरे का तो नाम सुना ही होगा,
एक्सरे एक वेव है और उस वेव का यूज किया जाता है किस चीज के लिए, किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को एनालिसिस करने में, डिटरमिन करने में। ठीक है, तो ये बेसिकली दो साइंटिस्ट थे आपके, कौन कौन से, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन थे। ठीक है, और इन्होंने क्या जनरेट किया, क्या प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस एक्सरे क्रिस्टलोग्राफ ऑफ डीएनए। डीएनए का बेसिकली एक्सरे जो है क्रिस्टलोग्राफिक डेटा, लिख दो इसको, ज्यादा अच्छा लगेगा ये कहने में, क्रिस्टलोग्राफिक डेटा ऑफ डीएनए। ठीक है, ये विल्किंस एंड फ्रैंकलिन में जो है क्या कहते हैं, प्रोड्यूस किया, क्योंकि वो क्रिस्टलोग्राफर थे, तो डीएनए के स्ट्रक्चर को एनालिसिस कर रहे थे, डीएनए के स्ट्रक्चर को डिटरमिन कर रहे थे। और जब वो डीएनए के स्ट्रक्चर को डिटरमिन कर रहे थे, एक मिनट रुकना बच्चे, थोड़ा सा यहाँ पे इनकी रिकॉर्डिंग, जस्ट एक मिनट होल्ड करना। यहाँ पे जो आपने रिकॉर्डिंग लगा रखी वो उल्टा है। नहीं, रिकॉर्डिंग पर उल्टा हो रही होगी, रिकॉर्डिंग ठीक हो रही होगी। ठीक है, तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक डेटा को जो है, इनका जो विल्किंस एंड फ्रैंकलिन का जो डेटा था, ठीक है, इसको किसने यूज कर लिया, वाटसन एंड क्रिक ने। ये जो डेटा प्रोड्यूस हुआ है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक डेटा, किसका, डीएनए का। ठीक है, ये जो डीएनए का एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक डेटा था विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने प्रोड्यूस किया, उसको यूज किया वाटसन एंड क्रिक ने। और किस ईयर में यूज किया, 1952 में। मुझे ईयर से और नहीं है, जस्ट एक मिनट रुकना, 1952 ही है शायद। नो, इट इज 53। तो ये जो डेटा है, इसको जो है क्या कहते हैं, इस डेटा की एनालिसिस की किसने, वाटसन एंड क्रिक ने। और 1953 में अपना एक मॉडल प्रपोज कर दिया टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, डबल हेलिक्स मॉडल। डबल हेलिक्स मॉडल फॉर द स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन ऑफ द डीएनए। ठीक है, तो जो फर्स्ट जो डीएनए का स्ट्रक्चर जो है, मोस्ट स्टेप जो है बोल सकते हो, मोस्ट एक्सप्लेन्ड। ठीक है, तो मोस्ट एक्सप्लेन्ड जो स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिक्स मॉडल है। तो आप यहां से लिख सकते हो वाटसन एंड क्रिक इन द ईयर 1953 proposed double helix model to explain the structure of DNA। प्रपोज किया था, इनका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था, ध्यान में रखना। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस किसका है, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस आपके विल्किंस एंड फ्रैंकलिन का है, इन्होंने तो प्रपोज किया है। ठीक है, तो वाटसन एंड क्रिक इन द ईयर 1953 प्रपोज डबल हेलिक्स मॉडल टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। मैं इधर लिख रहा हूं बच्चे, स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए बाय यूजिंग एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक डेटा of Wilkins and Franklin। ये ध्यान में रखना कि वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज किया है, पर डेटा बेसिकली किसका है,
डेटा विल्किंस एंड फ्रैंकलिन का है। इस काम के लिए इन दोनों साइंटिस्ट को और विल्किंस को, ठीक है, नोबेल प्राइज प्रोवाइड किया गया। ठीक है, इन द ईयर 1962 वाटसन, क्रिक and Wilkins was awarded Nobel Prize। ये भी याद रखना, ये भी। अब दिमाग में आता होगा कि फ्रैंकलिन को क्यों नहीं मिला, तो फ्रैंकलिन की एक्चुअली डेथ हो चुकी थी उस टाइम पे, और तब नोबेल प्राइज मरने के बाद किसी को नहीं दिया जाता था। आज की डेट पे जरूर दिया जाता है, बट जबकि ये बात है 1962 की, तब जो है नोबेल प्राइज सिर्फ जो है लिविंग साइंटिस्ट को दिया जाता था। अगर वो मर गए हैं तो उनको नहीं मिल सकता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये जो तीन पॉइंट है आपके पास में, कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक डेटा था विल्किंस एंड फ्रैंकलिन का। वाटसन एंड क्रिक ने उसमें डीएनए के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए अपना डबल हेलिक्स मॉडल दिया, जिसमें विल्किंस एंड फ्रैंकलिन का डेटा जो है क्या कहते हैं यूज किया गया। और ये इन द ईयर 1962 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया, इनको नोबेल प्राइज दिया गया। तो ये तो स्ट्रक्चर जो है क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर की जो है बातें हो गई। अब आते हैं जो डबल हेलिक्स मॉडल है किसका, वाटसन एंड क्रिक का, उसके अंदर कौन कौन सी बातें, उसके स्ट्रक्चर को, डीएनए के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए कौन कौन सी बातें बताई गई। ठीक है, तो हेडिंग डाल दो डबल हेलिक्स मॉडल। डबल हेलिक्स मॉडल इतना तो पता ही है, पर फिर भी लिख दो। प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक। किस ईयर में प्रपोज किया, 1953। ठीक है, तो यहां पे जो इनके क्या कहते हैं, जो प्रपोजल थे, बेसिकली डबल हेलिक्स मॉडल में जो चीज डीएनए के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए बोली गई है, उसमें से पहला पॉइंट कि जो डीएनए है वो बेसिकली दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पहला पॉइंट देखो। टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, तो अब उनके बारे में कुछ चीजें देखो। मैंने तो बता दिया आपको कि जो वाटसन एंड क्रिक थे, उन्होंने बोला कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो बेसिकली कितनी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, उसके अंदर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो अगर इस तरह से मैं लिख दूं, इस तरह से मैं बना दूं, एक चेन ये बना दिया, एक चेन ये बना दिया। ठीक है, तो यहां पे जो डायरेक्शन होगी वो हो गई आपकी ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये हो गई आपकी इधर से 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, तो ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, इसके बारे में 2-3 बातें जानने की जरूरत है। एक तो कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन अपोजिट डायरेक्शन में रन करती है। देखो, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रही है और दूसरी इधर 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रही है। बोथ द चेन्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, या इसको स्ट्रैंड भी बोल सकते हो, स्ट्रैंड्स रन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो पहला ही पॉइंट यहां पे आप लिख सकते हो, polynucleotide chain run in
अपोजिट डायरेक्शन। यहीं पे साथ में लिख दो कौन कौन सी अपोजिट डायरेक्शन है। एक रन करेगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरी रन करेगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। दो चेन है जो, उसमें से एक आपकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम रन हो रही है और दूसरी उसके अपोजिट रन हो रही है। ठीक है, उसकी अपोजिट रन हो रही है। दूसरा, यहां पे अगर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बात करोगे तो मैंने क्या बोला था, किससे बना हुआ है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन? न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। तो यहां पे आपको इस तरह से न्यूक्लियोटाइड के नाइट्रोजनस बेस होंगे, न्यूक्लियोटाइड के नाइट्रोजनस बेस होंगे। इस तरह से न्यूक्लियोटाइड के नाइट्रोजनस बेस होंगे और ये बेस एक चेन में है तो ये बेस दूसरे चेन में भी होंगे, पर वो बेस किस तरह से होंगे? वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो उसमें जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं वो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे को। कॉम्प्लीमेंट्री कहने से मतलब क्या है कि जो प्यूरीन है, एक्चुअली प्यूरीन एंड पाइरिमिडीन ही दो बेसिस प्रेजेंट होते हैं ना। ठीक है, तो जो प्यूरीन है वो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करती है किसके साथ में? पाइरिमिडीन के साथ। पाइरिमिडीन के साथ मतलब कहने का क्या, यहां पे देखना, जैसे प्यूरीन आपके पास में दो है, एडेनिन एंड गुआनिन, तो इसके साथ में जो पेयरिंग होती है यहां पे थाइमिन के साथ में होती है जिसमें सिर्फ दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, और जो गुआनिन है ये पेयर करती है साइटोसिन के साथ जिसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। तो बेसिकली ये जो प्यूरीन एंड पाइरिमिडीन नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है यहाँ पे जो प्यूरीन एंड पाइरिमिडीन नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है वो एक दूसरे के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, और चूंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिक्स है कि एडेनिन ऑलवेज किसके साथ पेयर करेगी? थाइमिन के साथ, और गुआनिन ऑलवेज किसके साथ पेयर करेगी? साइटोसिन के साथ। तो ये बोलते हैं कि बोथ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, मतलब ये जो डीएनए के स्ट्रक्चर में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, एक तो ये अपोजिट डायरेक्शन में रन करती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में रन करती है, दूसरी दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो यहां पे लिख दो कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो दो चीजें आपको क्लियर हो गई कि जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो एक तो आपकी वो अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही है, दूसरी जो कि वो कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के साथ में। वहीं पे ये पॉइंट लिख दो कि प्यूरीन बेसिकली पाइरिमिडीन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, एडेनिन थाइमिन के साथ एंड गुआनिन साइटोसिन के साथ। अब एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जिस तरह से मैंने स्ट्रक्चर बना रखा उस तरह से स्ट्रक्चर थोड़ी बनता है, ये तो समझाने के लिए। स्ट्रक्चर कुछ आपका बनता है, ये भी जो बना रहा हूं वो भी सही नहीं है क्योंकि वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, बोर्ड पे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाना पॉसिबल नहीं है। तो आपका इस तरह से कुछ रैप करेगा। एक्चुअली रैप टर्म मैं गलत कर रहा हूं, ये स्पाइरली ट्विस्टेड होता है। जैसे आपने सीढ़ियां देखी होंगी स्पाइरल वाली, ठीक है, देखी है स्पाइरल वाली सीढ़ी कभी? ठीक है, तो उस तरह से। या अगर और बताऊं आपको कि आप कभी पिक्चर्स में हॉलीवुड की मूवीज देखते होंगे ज्यादातर, तो उसमें जो है क्या कहते हैं, हेलीकॉप्टर से वो जो सीढ़ी नहीं आती, लैडर, 2 लैडर नहीं आता है, तो लैडर जब रोटेट करता है ना, तो जिस तरह का रोटेशन उस लैडर में होता है उसी तरह का स्ट्रक्चर आपके डीएनए का होता है। ठीक है, जिस तरह का रोटेशन लैडर में होता है उसमें उस तरह का। या अभी अगर घर पे जाना, आप घर पे जाना, या यहाँ पे मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूं, इससे बता सकता हूं। रिबन लोगे ना आप, रिबन, तो रिबन में क्या होगा कि रिबन को आप फोल्ड करना स्टार्ट करना, फोल्ड नहीं, उसको ट्विस्ट करना स्टार्ट करना। जैसे ये सपोज करो रिबन है और इसको आप ट्विस्ट करो, तो इस तरह का स्ट्रक्चर कुछ आएगा, इस तरह का स्ट्रक्चर कुछ आएगा। ठीक है, तो रिबन को जब आप रोटेट करोगे तो उसमें जिस तरह का स्ट्रक्चर जनरेट होता है उस तरह का स्ट्रक्चर आपके डीएनए का होता है। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट इसी में लिखना है, इसी में तीसरा पॉइंट लिखना है कि ये जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो अपोजिट डायरेक्शन में रन हो रही है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एंड थर्ड दे आर स्पाइरली ट्विस्टेड, दे आर स्पाइरली ट्विस्टेड।
लिख दो यहाँ पे मेरे पास, यहीं पे आगे इस तरह से लिखना या कोई उसमें 1 2 3 करके इस तरह के पॉइंट बना दो। अगर अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो आप इस तरह से 1 2 3 पॉइंट्स बना दो और वहां पे लिख दो बोथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आर स्पाइरली ट्विस्टेड इन राइट हैंडेड फैशन। किस तरह से जो ट्विस्ट होगा किस तरह से होगा? राइट हैंडेड फैशन में होगा, इन राइट हैंडेड फैशन। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है दे आर स्पाइरली ट्विस्टेड इन राइट हैंडेड फैशन। यहां पे एक चीज मैं स्पेशली मेंशन कर रहा हूं, दे आर नॉट रैप्ड विद ईच अदर। ध्यान में रखना इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे आर नॉट रैप्ड विद ईच अदर। कई बार इसको ऑप्शन बना देता है और बच्चे इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, वो लिखेगा कि बोथ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर रैप्ड विद ईच अदर। रैपिंग नहीं होती। रैपिंग समझते हो क्या है? कि दो थ्रेड्स को लेके उनको एक दूसरे के ऊपर, जैसे कुछ गर्ल्स नहीं होती हैं अपने हेयर्स को जो है क्या कहते हैं उस तरह से रैपिंग करते हैं, तो वो रैपिंग नहीं है। ठीक है, यहां पे क्या है? दे आर स्पाइरली ट्विस्टेड, ये स्पाइरली ट्विस्टेड है। ध्यान में रखना, ये स्टेटमेंट अगर आपको दे दे कि दे आर रैप्ड विद ईच अदर, मैंने देखो लिख दिया दे आर नॉट रैप्ड, लिखो इसको नॉट रैप्ड, दे आर नॉट रैप्ड विद ईच अदर। ध्यान में रखना, दे आर नॉट रैप्ड। इस पॉइंट को आप बिल्कुल दिमाग में बैठाना, क्योंकि कई बार जो है ट्रू एंड फॉल्स टाइप का क्वेश्चन पूछता है वो आपसे, कि पूछेगा हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, और उसमें से एक ये जो है क्या कहते हैं दे देगा, आपको लगेगा अच्छा रैपिंग तो होती है, तो इसको आप सही मान के काउंटिंग गलत कर दोगे। ठीक है, तो ध्यान में रखना कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में ये 3 इंपॉर्टेंट बात हैं जो एक्सप्लेन कर दी मैंने। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक्चुअली हमको पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर जाना। अभी तो हम सिर्फ पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन के बाहर से बात कर रहे थे। जो बाहर से आपको दिख रहा है कि अगर आपको डीएनए इस तरह से बता दिया जाए, इस तरह से डीएनए दिखा दिया जाए ये, तो आप ये बोलोगे सीधे कि जो है क्या कहते हैं यहाँ पे आप लिख सकते हो ये आपका 5 प्राइम है, ये आपका 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है। ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, they are complementary with each other, they are जो है अब run in opposite direction and spirally twisting present है। ये तो बाहर से दिख जाएगा, इतनी चीजें तो आपको बाहर से दिख जाएंगी। अब अंदर चलते हैं, इसके अंदर स्टडी करते हैं कि अंदर से क्या दिखेगा आपको। ठीक है, ओके अब यहां पे लिख दो दूसरा पॉइंट कि बोथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन are held together with hydrogen bond। जो पॉइंट मैंने वहां पे अधूरा लिखाया था वो उसको मैं पूरा करूंगा। ठीक है, ये पॉइंट है आपका कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो एक दूसरे के साथ में कैसे बंधी हुई है? वाया हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो वो चीज हालांकि आपने लिख रखा हुआ है प्यूरीन
पायरिमिडीन के साथ में करता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे बताना है वो भी ध्यान में रखना, ये वापस से इधर लिख दो कि ए पेयर विद टी वाया 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और आपका जी पेयर विद सी वाया 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी क्वेश्चन नीट में पूछा गया है कि ग्वानिन साइटोसिन के साथ में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयर्ड होता है। बच्चे, जो आप लोगों को सुनाई दे रहा है, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, कहीं पे कोई डाउट? नो सर। नो सर। ओके, तो अब देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे एडेनिन मतलब जो प्यूरीन है वो ऑलवेज किसके साथ पेयर करता है? पायरिमिडीन के साथ। ठीक है, तो अगर मैं बता दूं प्यूरीन में डबल रिंग है तो थोड़ी देर के लिए समझ लो कि ये मैंने जस्ट एक आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया है, ऐसा कुछ होता नहीं है। आप समझने की कोशिश करो कि सपोज करो ये आपकी क्या है, प्यूरीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और दूसरी तरफ से जो पेयरिंग हो रही है वो आपकी पायरिमिडीन है। इस तरह से प्यूरीन पायरिमिडीन के साथ कर रहा है, तो जो विड्थ है मतलब बार बार प्यूरीन पायरिमिडीन या पायरिमिडीन प्यूरीन प्यूरीन पायरिमिडीन चलता रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली जो विड्थ है इसका जो विड्थ है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। मतलब कहने का कि ये जो विड्थ है बेसिकली विड्थ जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की, वो द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो स्पाइरली ट्विस्टेड है उनकी जो विड्थ है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी। तो आपको एक पॉइंट यहीं पे मेंशन करना है कि कहीं भी मतलब हमारे बॉडी के अंदर कुछ भी स्ट्रक्चर की कोई भी मतलब एक्सचेंज हो, मतलब कैसा जैसे होता है ना सॉल्ट वगैरह का, कुछ हमने पढ़ा था। नहीं बच्चे, सॉल्ट एक्चुअली जब आप डालते हो तो वो डिनेचर करता है। सॉल्ट क्या करेगा? उसको स्ट्रैंड को सेपरेट कर देगा, स्ट्रैंड को सेपरेट कर देगा, तो स्ट्रैंड अगर सेपरेट हो गए तो विड्थ में फर्क पड़ेगा। मैं अभी जो बता रहा हूं, आपके पास में एक डीएनए है, इस तरह से आपके पास में एक डीएनए है, बस इसी का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ठीक है, इसके साथ में कोई छेड़खानी नहीं की गई है, ये जैसा है वैसे ही स्ट्रक्चर को दिखा रहा है। ठीक है, मतलब सेल के अंदर जब जो है रेस्टिंग स्टेज पे, वैसे रेस्टिंग स्टेज पे ऑलवेज होता नहीं है, पर एक्चुअली क्या है, अगर मैं रेस्टिंग स्टेज बोल रहा हूं तो मैं उस वाले पार्ट की बात कर रहा हूं जहां पे कोई एक्टिविटी नहीं चल रही है। ठीक है, तो वहां पे बेसिकली जो डबल हेलिक्स का जो विड्थ है वो विड्थ ऑलवेज क्या होगी? कांस्टेंट रहेगी। तो आप लिख दो, एनसीईआरटी में देखोगे तो एनसीईआरटी में इसी तरह से बताया है, बस थोड़ा सा क्या किया है एनसीईआरटी में, इस तरह से कर दिया है, इसको ये कर दिया है, और ये जो है आपका इस तरह से कर दिया, इस तरह से। ठीक है, तो ये जो इस तरह से नीचे बनता चला जाएगा, तो ऑलवेज पेयरिंग किसके बीच में हो रही है? प्यूरीन पायरिमिडीन। अगर कहीं ऐसा होता कि जो पायरिमिडीन पायरिमिडीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती तो ये विड्थ कभी कांस्टेंट नहीं रहती। ये कांस्टेंट सिर्फ इस वजह से हो रही है क्योंकि प्यूरीन ऑलवेज पायरिमिडीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता। तो यहां पे लिख दो, ड्यू टू पेयरिंग बिटवीन प्यूरीन and pyrimidine, the width of, एरो लगा देना तो ज्यादा सही स्पष्ट दिखेगा आपको, मैं यहां पे लिख रहा हूं, the width of double helix remain constant, remain constant। जो width है बेसिकली वो क्या रहेगा? remain constant रहेगा। तो एक बात अगर आपको समझ में आ रही होगी, एक बात आपको यहीं पे बताऊं कि समझ में आ रही होगी कि जो स्टेबिलिटी है डीएनए डबल हेलिक्स की, अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक के अकॉर्डिंग जो स्टेबिलिटी है डबल हेलिक्स मॉडल की वो किसकी वजह से है? इट इज बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ द, ये वाटसन एंड क्रिक के अकॉर्डिंग है। ठीक है, सॉरी, ये बच्चे आप लोगों ने ये कॉपी कर लिया था इधर? यस सर। ओके, तो मैं आपको क्या कुछ बोल रहा हूं आप सुन रहे हो? मैं बोल रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक जो स्टेबिलिटी है डबल हेलिक्स मॉडल की, इट इज बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड।
हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये डबल हेलिक्स मॉडल जब उन्होंने प्रपोज किया था तब बोला था कि जो स्टेबिलिटी है वो बेसिकली डबल उसकी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से है, पर बाद में एक और फोर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। वो क्या था कि जो नाइट्रोजनस बेस है, ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये एक दूसरे के ऊपर स्टैकिंग कर लेते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्टैकिंग कर लेते हैं इस तरह से। इनको अगर आप नीचे बनाते चले जाओगे तो ये जो है क्या कहते हैं, जैसे जैसे ये सपोज करो कि ये पूरा का पूरा नाइट्रोजन बेस पेयर है, ठीक है, आप लोगों को साथ दिख रहा होगा, ये एक नाइट्रोजन बेस पेयर है, इसके ऊपर मैंने ये दूसरा रख दिया, इसके ऊपर तीसरा चौथा ऐसे रखते चले जाओगे तो उसमें क्या होगा कि जो एटम है बेसिकली जो पाइरिमिडीन एंड प्यूरिन रिंग्स है उनके एटम एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, और ओवरलैपिंग की वजह से वहां पे जब जब कार्बन आएगा, जब जब कार्बन आएगा तो कार्बन कार्बन आपस में, मतलब एक रिंग का कार्बन दूसरे रिंग के कार्बन के साथ में क्या करेगा, वांडरवाल कांटेक्ट, या आप ये बोल सकते हैं हाइड्रोफोबिक कांटेक्ट बनाएगा, और जो हाइड्रोफोबिक फोर्स है वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द डीएनए। पर जब वाटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था तब उन्होंने सिर्फ यही बोला था कि जो स्टेबिलिटी ऑफ द डबल हेलिक्स मॉडल है दैट इज बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो पॉइंट लिख दो, स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स is due to हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। अब एक और चीज, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे सेकंड पॉइंट हो चुका है, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट में क्या है कि डबल हेलिक्स मॉडल में या आप पहले चले जाओ, आप अभी थोड़ा सा कंसंट्रेट करो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की तरफ। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपके किससे बनी हुई है, न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड्स में किस तरह से बनता है, अगर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में अगर आपका बनाऊं तो आप ये बोल सकते हो ये जैसे सुगर है, ठीक है, इधर की तरफ नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड है और इधर की तरफ उसका मैं यहां पे इस तरह से फास्फेट ग्रुप लगा देता हूं, फास्फेट ग्रुप, ठीक है। और इस तरह से बेसिकली इसके साथ में सुगर, फिर से इस तरह से। तो बेसिकली ये जो आपका जो है, ये जो आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इस तरह से बनता चला जाएगा, इस तरह से चाहे जितने बनाते जाओ। या एक मिनट रुक जाओ जरा सा, मैं एक दो और बना दूं, ये तो आपने कॉपी कर ही लिया होगा। यहां पे हर जगह नाइट्रोजनस बेसेस, चाहे तो आप इसमें पर्टिकुलर नाइट्रोजनस बेस भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो इधर से फ्री है यहाँ पे क्या होगा, OH होगा। वहां पे देखो फ्री एंड पे क्या है, फॉस्फेट है। ये कौन सी पोजीशन है बेटा, ये 5th पोजीशन है, ये 5th पोजीशन है। ये कौन सी पोजीशन है, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम रन हो रहा है। ये एक आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये क्या है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। तो इसमें देखो इसका जो बैकबोन है, बैकबोन कहने का मतलब लैडर का, देखो सबसे पहले कंसंट्रेट करो, सपोज करो मैं एक लैडर बना रहा हूं। लैडर घर पे देखे हो कभी, ये वाला, वो नहीं, स्टेयर की बात नहीं मैं कर रहा हूं, मैं लैडर की बात कर रहा हूं। सीढ़ी, अगर विलेज से थोड़ा कांटेक्ट रखते होगे तो छतों पे जाने के लिए सीढ़ी होती, ठीक है, ये लैडर। तो लैडर में इस तरह से आपके ये हॉरिजॉन्टल कुछ प्रेजेंट होते हैं और दो इस तरह से वर्टिकल रहते हैं। तो ये बेसिकली बैकबोन है। ये जो वर्टिकल वाले हैं ये क्या है, ये बैकबोन है, ठीक है। तो अगर डबल हेलिक्स मॉडल को आप देखोगे, डबल हेलिक्स मॉडल में ये जो सुगर फास्फेट है, ये जो सुगर फास्फेट है ये क्या बनाता है, इट फॉर्म बैकबोन ऑफ द डबल हेलिक्स, इट फॉर्म बैकबोन। मतलब अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले कि डीएनए डबल हेलिक्स में जो बैकबोन है वो किसका बना हुआ है, then you will say that it is made up of sugar phosphate, it is made up of sugar phosphate। और ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रैंड है, ये जो हॉरिजॉन्टल है ये बेसिकली किसके बने हुए हैं,
नाइट्रोजनस बेसिस के बने हुए। ये पॉइंट मुझे लिखाना है, ये पॉइंट मुझे लिखाना है, पर लिखाने से पहले मैं इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है वो भी कंप्लीट करूंगा। इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है वो भी कंप्लीट करूंगा। उल्टा होगा थोड़ा सा यहां पे, यहां से फिर से नाइट्रोजनस बेस होगा, ठीक है। ये बॉन्ड मत समझ लेना, यहाँ पेयरिंग है, इसको आप पेयरिंग पे ले जाओगे। अब चाहे अगर आपने उस तरह से किया होता, ATGC लिखा होता, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड में कुछ भी कर सकते थे। तो यहाँ पे आप फास्फेट रखोगे, फास्फेट यहां पे इस तरह से फास्फेट को आप अटैच कर दोगे, और बताओ यहां पे क्या लिख दूं मैं, सबसे ऊपर वाले में 3 प्राइम OH ग्रुप, OH ग्रुप। यहां पे हर जगह शुगर लिख दो, मैंने लिखा नहीं, आप लोग लिख दो शुगर। तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपकी ये हो गई जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम रन हो रही है, दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपकी ये हो गई 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये रन हो रही है, ठीक है। इनके जो नाइट्रोजनस बेस है, इनके जो नाइट्रोजनस बेस है, ये आपस में क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। अब अगर वो एडेनिन थाइमिन है तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, और अगर ग्वानिसिन और साइटोसिन है तो 3 बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से दो चेन बेसिकली शुगर फॉस्फेट बैकबोन के साथ में जो है क्या कहते हैं अटैच होती हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख दो, पहले पॉइंट लिख दो कि इन डबल हेलिक्स मॉडल 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, या इस तरह से लिखो, 2 मिनट में दिखाई देता हूं। sugar phosphate form backbone of double helix model। अगर आपके दिमाग में लैडर का स्ट्रक्चर है तो बहुत इजी रहेगा समझना, ठीक है। तो सुगर फॉस्फेट बैकबोन में डबल हेलिक्स मॉडल जो है, सॉरी डबल हेलिक्स मॉडल में डीएनए के, सॉरी दिमाग मेरा भी थोड़ा, डबल हेलिक्स नॉट मॉडल, ठीक है। डबल हेलिक्स में जो सुगर फॉस्फेट है वो किस जो है क्या कहते हैं क्या बना रहा है, वो बेसिकली बैकबोन बना रहा है। एंड एक और पॉइंट लिखो, नाइट्रोजनस बेसिस प्रोट्रूडिंग टुवर्ड्स इनसाइड, मतलब कहने का कि जब इस तरह से आप देख रहे हो यहाँ पे, तो नाइट्रोजनस बेसिस कहां पे है, अंदर की तरफ है, नाइट्रोजनस बेसिस अंदर की तरफ है। तो इस वजह से लिखा है कि नाइट्रोजनस बेसिस रोटेटिंग टुवर्ड्स इनसाइड, अंदर की तरफ है नाइट्रोजनस बेसिस। और सुगर फॉस्फेट क्या बना रहा है, इट फॉर्म बैकबोन ऑफ द डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स जो डीएनए की है उसका बैकबोन बना रहा है वो। एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, कौन सा पार्ट रिमूव कर दूं मैं, ये बताओ, में आ जाएगा, चलो यहीं पे बता देता हूं। एक और इंपॉर्टेंट चीज देखो, ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर ये सुगर फॉस्फेट बैकबोन है, ये सुगर फॉस्फेट बैकबोन है, या ये सुगर फॉस्फेट बैकबोन है, तो इसके साथ जो नाइट्रोजनस बेस है वो राइट एंगल पे है, लग रहा है कि नहीं। मतलब अगर ये मैं लाइन खींच दूं ये, और ये मान लूं कि नाइट्रोजनस बेस है, ये नाइट्रोजनस बेस है, तो इसके बीच में जो एंगल आ रहा है ऐसा नहीं लग रहा है कि 90 डिग्री है, लग रहा है। यस सर।
जब जो है वाटसन एंड क्रिक ने इसको प्रपोज किया था डबल हेलिक्स मॉडल को, तो उन्होंने बोला कि जो सुगर फास्फेट बैकबोन और नाइट्रोजनस बेस के बीच में एंगल है वो अप्रोक्सीमेटली कितना है, राइट एंगल है 90 डिग्री है। तो ये भी आप लिख दो, इसी के साथ कंटिन्यूएशन में लिख दो, इसी पॉइंट के साथ कंटिन्यूएशन में लिख दो कि नाइट्रोजनस बेसेस प्रोट्रूडिंग टुवर्ड्स इनसाइड एंड दे आर approximately right angle to sugar phosphate backbone। अब एक चीज और बताता हूं, ये तो बात हो गई आपकी कि ये वाटसन एंड क्रिक ने क्या प्रपोज किया था। वाटसन एंड क्रिक ने जो लिखा हुआ है वो प्रपोज किया था। बाद में क्या पाया गया कि ये जो सुगर फास्फेट बैकबोन है और जो नाइट्रोजनस बेसिस है, इनके बीच में जो एंगल है दैट इज 72 डिग्री। इनके बीच में जो एंगल है वो कितना का है, वो 72 डिग्री। पर ये बाद में पता चला, ये डबल हेलिक्स मॉडल जब ये प्रपोज कर रहे थे तो उन्होंने यही बोला था कि कितने पे है, वो अप्रोक्सीमेटली राइट एंगल पे है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली राइट एंगल पे। तो अगर क्वेश्चन आता है अकॉर्डिंग टू डबल हेलिक्स मॉडल, अगर क्वेश्चन में यह आता है कि डबल हेलिक्स मॉडल के अकॉर्डिंग कितने एंगल पे प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे अप्रोक्सीमेटली राइट एंगल। बट अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि एक्चुअली जो एक्सपेरिमेंटल डाटा आप शो कर रहा है वो कितना है, दैट इज 72 डिग्री। तो ये मैं बाद में नोट में पॉइंट लिखाऊंगा, इसको अभी लिखने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने जस्ट आपको बता दिया क्योंकि यहां पे बताना आसान था। ठीक है, तो अभी आप ये समझो कि नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो अप्रोक्सीमेटली राइट एंगल पे है अकॉर्डिंग टू डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ द वाटसन एंड क्रिक। अब नेक्स्ट कौन सा पॉइंट होगा, देखो जरा सा, थर्ड या फोर्थ? नहीं बच्चे, थर्ड तो मैं लिखा चुका हूँ, फोर्थ होगा मुझको। सर फोर्थ पॉइंट। ओके, अब आप डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर देखो और बात समझने की कोशिश करो। ठीक है, ये डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर है, मैंने उतना ही बनाया है जितना मुझे जरूरत है। ठीक है, मुझे जितना जरूरत है। अब ये देखो कि जो इसका एक टर्न है, अगर पूरा टर्न आप देखना चाहते हो तो ये वाला, मतलब जब डबल हेलिक्स जो है क्या करती है, आपस में क्या करते हैं, स्पाइरली ट्विस्ट करती है। तो ट्विस्ट करने पे जो टर्न आता है, ये ट्विस्ट करने में जो टर्न आता है, ये यहां से लेके यहां तक। ठीक है, इसके पहले भी मैंने चूंकि ऊपर का पूरा नहीं बनाया तो मैंने कौन सा सेलेक्ट किया, बीच वाला सेलेक्ट किया। ठीक है, तो ये जब टर्न लेता है तो उस समय क्या होता है कि इसमें इस टर्न की जो हाइट है, इस टर्न की जो हाइट है, ये जो पूरा एक टर्न लेगा उसकी जो हाइट है, इसको बोलते हैं पिच, द हाइट ऑफ टर्न, द हाइट ऑफ सिंगल टर्न ऑफ डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स, ठीक है, उसको क्या बोल रहे हो, पिच बोल रहे हो। अब ये जो पिच की हाइट है, एक्चुअली बोला जाए कि कितना है, ये पिच जो है कितना है, तो ये पिच बेटा अभी मैं बताऊंगा कि आपको जो जो डीएनए के स्ट्रक्चर्स हैं, वो डीएनए के स्ट्रक्चर्स बहुत टाइप के, अभी जब ये मैं सब पढ़ा लूंगा तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो डीएनए के स्ट्रक्चर है, डीएनए के स्ट्रक्चर कई सारे हैं। डीएनए का ए फॉर्म है, बी फॉर्म है, सी फॉर्म है, डी फॉर्म, अल्फाबेटिकली इस तरह से बोला गया है, जेड फॉर्म है। ठीक है, तो जो मोस्ट अबंडेंट स्ट्रक्चर है, मोस्ट अबंडेंट डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो बी फॉर्म है, जिसको वाटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया। वाटसन एंड क्रिक को जिसने प्रपोज किया वो मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर है, डीएनए स्ट्रक्चर है, और वो कौन सा है, बी फॉर्म है। ठीक है, तो मैं जो यहां पे स्ट्रक्चर बता रहा हूं वो सारा मैं किसके बारे में बता रहा हूं, बी फॉर्म ऑफ डीएनए के।
ठीक है, तो जो बी फॉर्म ऑफ डीएनए है उसकी जो पिच है, ठीक है, जो बी फॉर्म ऑफ डीएनए जो है, बी फॉर्म ऑफ डीएनए, इसका जो पिच है, उसकी जो हाइट है, पिच की हाइट है, वो कितना है? 3.4 एंगस्ट्रॉम, या इसी को आप बोल सकते हो क्या? 34 नैनोमीटर। 34, हाँ जी, नहीं बेटा, नैनोमीटर तो 10⁻⁻1 मीटर इक्वल टू ये है, एंड 1 मीटर इक्वल टू 10⁻⁻10। ओके, तो ये आपका जो है क्या कहते हैं, इतना एंगस्ट्रॉम है। अब देखो, एक और पॉइंट बताता हूं, ध्यान दो, ये बी फॉर्म ऑफ डीएनए के लिए बता रहा हूं कि जो पिच है बेसिकली वो कितनी है, उसकी हाइट 3.4 एंगस्ट्रॉम। अंगस्ट्रॉम। सही कह रहे थे तुम, उल्टा लिख दिया है, उल्टा लिख दिया, ये है, हाँ अब सही है। कई बार दिमाग आपका लिख कुछ रहा होता है, ठीक है, ये 3.4 ये है, ठीक है। अब ये जो जितना भी ये हाइट देख रहे हो आप, ये जितनी हाइट देख रहे हो, क्योंकि इसके अंदर क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है, अंदर की तरफ प्रोट्रूडेड है, ठीक है, तो कितने नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है, या ये बोल लो कितने न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है इस हाइट में, इस जो जिसको एक पिच बोल रहे हो, इस पिच में कितने न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है। तो अगर हम बी फॉर्म ऑफ डीएनए की बात करें और हम रफली बोले, बी फॉर्म ऑफ डीएनए की बात करें और हम क्या बोले, रफली, तो रफली इस पिच पे जो है 10 बेस पेयर, 10 बेस पेयर या 10 न्यूक्लियोटाइड, जो भी लिखना चाहो, इसमें कितने होंगे, 10 बेस पेयर होंगे इसमें रफली। अगर अभी आप हायर क्लासेस पे जाओगे तो मैं पहले ही बता देता हूं कि ये डेटा चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 10.5, ये चेंज हो जाएगा हायर क्लासेस पे, बट आपके लेवल पे वो 10 बेस पेयर ही है, उतना ही लिखा है किताबों में, उतना ही पढ़ो आप, उतना ही आप पढ़ो, ठीक है, कि रफली जो 3.5 नैनोमीटर डिस्टेंस है, जो एक पिच है बेसिकली या एक टर्न है, उसमें कितने नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है, 10 बेसिस प्रेजेंट है। तो अब आप ये बता सकते हो यहां से कि डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर, बताओ कितना होगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर। अब अगर जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है, मैं यहां पे बना देता हूं, जैसे बेसिकली यहां पे ये नाइट्रोजनस बेसेज है, यहां पे ये नाइट्रोजनस बेसेज है, ठीक है, तो इन नाइट्रोजनस बेसेस के बीच की डिस्टेंस की बात मैं कर रहा हूं। ये जो बीच की डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये कितनी है बेसिकली, 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये आपकी कितनी है, शायद पिक्चर में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा, जो ऑनलाइन है उनको दिख रहा है? यस सर। यस सर। मैं इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूं कि डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर इन अ हेलिक्स, इन अ पिच ऑफ डबल हेलिक्स, ठीक है, कितना है, इट इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, कभी ना कभी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान में रखना, इसका कभी ना कभी ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, और इनसे कई बार न्यूमेरिकल बना देता है, इनसे कई बार न्यूमेरिकल बना देता है। तो मुझे लग रहा है कि मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट क्लियर कर दिए हैं, एक पॉइंट रहता है, जस्ट रुकना। सारे क्लियर हो गए हैं, एक ही रहता है, इसको नोट डाल के लिखा देते हैं।
जो पहले बता चुका हूं, हालांकि वो पॉइंट उसको लिखाना है मुझे, नोट डाल के लिखना। एक काम करो, एक और चीज लिख दो विड्थ के बारे में, यहां पे लिख दो विड्थ ऑफ बी फॉर्म डीएनए। बी फॉर्म डीएनए कितनी है बताओ? 20 एंगस्ट्रॉम। ये इस विड्थ की बात कर रहा हूं मैं, पहले भी बताया था, इस विड्थ की बात मैं कर रहा हूं। ये आपकी कितनी है? 20 एंगस्ट्रॉम है। अब जो है नोट डाल के पॉइंट लिखो जरा सा। ये बता चुका था, लिखाया नहीं था, ठीक है, कि जो यहां पे इस तरह से जो नाइट्रोजनस बेसिस है, इस तरह से जो नाइट्रोजनस बेसिस है, ये एक दूसरे के ऊपर क्या स्टैक बना लेते हैं। जैसे जैसे जब आप क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखते हो तो उसमें जो थाइलेकॉइड है वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक बना लेते हैं, ठीक है। तो वो जो स्टैकिंग है उसी तरह से ये भी एक दूसरे के ऊपर जो है स्टैकिंग कर लेते हैं, और स्टैकिंग करने से इनके बीच में जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है वो बड़ा स्ट्रांग हो जाता है। तो आप ये लिख सकते हो यहां पे कि स्टैकिंग ऑफ nitrogenous bases between nucleotides in a polynucleotide chain, between nucleotides in polynucleotide chain provide additional stability to the DNA. हालांकि यहाँ पे इतना लिखा है, पर जब आप, पता नहीं एमबीबीएस वाले उसमें तो जरूरी पढ़ाता होगा, ठीक है, तो जब एमबीबीएस करोगे तो वो बताएगा कि इट प्रोवाइड मेन स्टेबिलिटी। यहाँ पे एनसीईआरटी ने एडिशनल स्टेबिलिटी लिखी है, इसलिए मैंने यहाँ पे एडिशनल लिखाया है। बट अगर आप जो है ना हायर क्लासेस पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जो स्टेबिलिटी है डीएनए की, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ मच हाइड्रोजन बॉन्ड, इट इज मेनली ड्यू टू द स्टैकिंग ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। कौन सा फोर्स यहाँ पे वर्क करता है? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। आपके केमिस्ट्री वाले सर आपको बताएंगे कि जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है वो सबसे ज्यादा कहां स्ट्रांग होता है? कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है। तो ये बात हो गई, यहां से मैंने डबल हेलिक्स मॉडल आपका फिनिश कर दिया है, ठीक है। अब कुछ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछ लेता है तो वो भी लिख लो। ये इरेज कर दो इधर वाला। यस सर। चलो कुछ पॉइंट लिख लो न्यूमेरिकल के रिस्पेक्ट में। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि आप नंबर ऑफ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैलकुलेट करो, ठीक है, नंबर ऑफ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ध्यान देना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और मैं बोल दूं कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसमें n नाइट्रोजनस बेसेस है। कितने नाइट्रोजनस बेसेस हैं? n। तो कितना यहां पे n ही बनेंगे या कुछ कम बनेंगे, कुछ ज्यादा बनेंगे? बताओ बताओ जल्दी बताओ। सर एक हाँ। बार रिपीट करेंगे क्या बोला? क्या बच्चे?
क्या बोले सर आप एक अरे बार repeat यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, देखो दो चीजें पूछ रहा हूँ मैं, अभी अधूरा ये लिखा है, अभी एक और यहाँ पे लिखूंगा। मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ कि जो फास्फोडाई एस्टर बॉन्ड है, डाई N-1, क्यों? अच्छा चलो ठीक है, फिर से सुनो। नंबर ऑफ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड इन डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स कितना होगा बताओ? N-2 अच्छा, डबल हेलिक्स में भी N-2, हाँ, 2N-2। अरे ऐसे ऐसे दो चलेंगी ना डबल हेलिक्स में, ठीक है, डबल हेलिक्स में दो चलेंगी, तभी तो मैंने इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोला है और इसको डबल हेलिक्स बोला है मैंने। तो यहाँ पे 2N-2 और यहां साथ में लिख भी दो, N क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बोल दो या नाइट्रोजनस बेसेस बोल दो, सब कुछ एक ही चीज को रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अच्छा चलो ठीक है, ये बात तो आपकी क्लियर हो गई, तो इसमें डाउट नहीं होगा आपको, क्योंकि यहाँ बिल्कुल सीधे सीधे है, यहाँ पे सिर्फ एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, यहाँ पे आपकी दो है, तो इस वजह से 2 आया यहाँ पे, ठीक है, 2N-2। नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपको कैलकुलेट करने हैं डबल हेलिक्स में, नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ध्यान रखना, कभी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोलेगा सिंगल, कभी डबल हेलिक्स पूछेगा तो मतलब डबल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो जाएगा। चलो बताओ नंबर ऑफ, इसको नंबरिंग करते जाओ। नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब मैं बार बार आपको डबल हेलिक्स नहीं लिखाऊंगा, आप खुद ही के सोच लेना। क्या लिख दूं? हाउ मेनी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म इन अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन? अगर आपके पास में जो चेन है उसमें n नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, ट्वेन कैसे हो जाएगा? जितने न्यूक्लियोटाइड उतने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। भूल गए? ये आपका सुगर है, ये आपका सपोज सुगर है, यहां से जो है क्या कहते हैं, नाइट्रोजनस बेस अटैच है, और यहां से आपका फास्फेट, ठीक है, फास्फेट अटैच है। तो यहां थोड़ी है कोई, सिर्फ कहां पे है? ये वाला है, सिर्फ ये वाला। तो जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होंगे उतने नंबर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के होंगे। यहां पे आप लिख सकते हो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। जितना पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में न्यूक्लियोटाइड्स का नंबर होगा उतना ही आपका नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। और कोई है क्या? चलो लिख दो नंबर ऑफ फॉस्फेट, नंबर ऑफ फॉस्फेट। कितना नंबर ऑफ फॉस्फेट होगा? ठीक है, पर ध्यान रखना बेटा, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बात मैं कर रहा हूं, डबल हेलिक्स होगा तो चेंज हो जाएगा, डबल हेलिक्स होगा तो चेंज हो जाएगा। बेटा आप लोगों को समझ में आ रही है बात? हेलो, यस सर। किसी को कोई डाउट हो तो तुरंत पूछ लेना।
जो नंबर ऑफ फॉस्फेट है वो भी आपका कितना होगा, n। कहां पे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में, ठीक है। इसी तरह से नंबर ऑफ एस्टर बॉन्ड भी कर सकते हो आप। नंबर ऑफ एस्टर बॉन्ड कितने होंगे, एस्टर बॉन्ड जितना ये, वो भी आपका n। अब एक चीज ध्यान में रखना कि कई बार आता है नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस पेयर, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस और नाइट्रोजनस बेस पेयर में फर्क है, ठीक है। अगर आपको इस तरह से दिया जाए नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो मैं एक फॉर्मूला बस लिख देता हूं, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इक्वल टू नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस पेयर, यानी सीधे लिख दो नंबर ऑफ बेस पेयर डिवाइडेड बाय 2। बात समझ में आ रहा है? बेस पेयर का मतलब क्या है कि जैसे एडेनिन थाइमिन के साथ पेयर किया हुआ, तो ये पेयर है, और इस पेयर के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड हैं, 2 न्यूक्लियोटाइड है। इस पेयर के अंदर 2 न्यूक्लियोटाइड है। तो ध्यान में रखना कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इक्वल टू नंबर ऑफ बेस पेयर डिवाइडेड बाय 2। पॉलीन्यूक्लियोटाइड के लिए जो मैंने लिखाई है वो सब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के लिए लिखाई है। अच्छा, मैंने एस्टर बॉन्ड लिख दिया है क्या? ओहो, डाई एस्टर, सॉरी बच्चे, इसको चेंज करना। दिस इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर। बस मेरी तरफ से ओवर है फिलहाल आज के लिए, आगे अभी और कुछ भी है, टाइम हो चुका है ऑलरेडी, तो हम नेक्स्ट लेक्चर पे कंटिन्यू करेंगे। ये 4 ग्राफ रूल पढ़ाना है मुझे, तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे पढ़ते हैं नेक्स्ट, ओके।